AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. बेसिकली जब हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हमको ये याद रखना है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था, या हम इसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता था, ऑलवेज एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड नेवर एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। तो कोई भी लॉसेस हैं हमें उसके लिए बनानी है रिजर्व्स। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये इसी पर बेस्ड है। तो बेसिकली हम और क्या लेके चल रहे हैं कि ये एक्रूअल बेसिस पर है, क्योंकि हमारी पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे चलती है। हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमारी 31 मार्च को अगर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं और वो पूरे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो अप्रूवल मिल रहा है वो अप्रूवल हमें मिल रहा है 2 महीने या 3 महीने बाद, सपोज 31 अगस्त को मिल रहा है, तो हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स का टाइम है। कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो इस 5 मंथ के टेन्योर में तो होंगे और वो रिलेवेंट भी होंगे, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, और वो होंगे इसी फाइनेंशियल ईयर के जिनके हम अकाउंट्स बना रहे हैं। तो हमें उन्हें एडजस्ट करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना है, ये सारी बातें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बता रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कौन से इवेंट्स को बात करता है, ये 2 इवेंट्स को बात कर रहा है। ये इवेंट्स की बात कर रहा है कंटिजेंसीज की, और एक उन इवेंट्स की बात कर रहा है जो भी इवेंट्स अकर कर रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो हमें इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कंटिजेंसीज से हमारा क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम कंटिजेंसीज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 भी है। जब 29 है ऑलरेडी तो हमको ये नई की ज़रूरत क्या पड़ी। तो एक्चुअली जो 29 है वो हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस के बारे में बता रहा है, मतलब हमें पता है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर हम उन कंटिजेंसीज की बात कर रहे हैं जो कि हमारे फ्यूचर इवेंट के होने पर डिपेंड कर रही हैं। मतलब हमें अभी नहीं पता कि हमें उस फ्यूचर इवेंट से गेन होगा या लॉस होगा, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमारा कोर्ट में एक केस चल रहा है, वो केस अगर हम जीत गए तो हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमारे लिए गेन हो गया, और अगर वो केस हम हार गए तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो कंटिजेंसीज है वो AS4 में इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, तो हम बहुत शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी आइटम्स जो AS29 कवर नहीं कर रहा वो यहाँ पर AS4 में कवर हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो बैड डेब्ट्स रिकवर है, अब हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाया तो वो हमारा कौन सी कंटिजेंसीज पर है, AS4 में, क्योंकि AS4 में हमने कहा कि कंपनी शुड मेक द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कब, when there is a chance for non recovery of debtors। हमें मान के चल रहे हैं कि भाई इतने % डेटर्स तो हमें पेमेंट ही नहीं करेंगे ना, तो हमने प्रोविजन बना लिया। ठीक है, तो कंटिजेंसीज हमारी किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इतने % तो डेटर्स हैं जो पेमेंट करते ही नहीं है, सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हैं बहुत सारी, उन सिमिलर ट्रांजेक्शन्स की बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि ये कंटिजेंसीज होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, अब अगर हम और कंटिजेंसीज की बात करें, डिटेल में चलें थोड़ा सा, और तो हम कहते हैं कंटिजेंसीज हम अदर देन 29 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये अदर देन 29 है, ये क्या कह रही हैं कि 2 तरह की कंटिजेंसीज होती हैं। एक वो कंटिजेंसीज जो कि बेस्ड होती हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन पर। ठीक है,
या एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर एट द बैलेंस शीट डेट, और एक होती हैं वो कंडीशंस या सिचुएशंस जो होती हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, अब अगर बैलेंस शीट डेट के बाद ही वो सिचुएशन अराइज हो रही है तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिचुएशन ही बाद में अराइज हो रही है, तो उसका हम कोई नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नो प्रोविजन और नो नोट्स, कुछ भी अलाउड नहीं है। बात आती है इसकी जो बैलेंस शीट की डेट पर है, उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं फिर से, क्या है, एक है कंटिंजेंट लॉस और एक है कंटिंजेंट गेन। तो भाई गेन तो किसको ही बुरा लगता है, गेन तो हम सबको अच्छा लगता है, वो कंटिंजेंट हो नॉन कंटिंजेंट हो सब अच्छा होता है। तो जनरली कंटिंजेंट गेन को तो हम बात ही नहीं करते, AS29 ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। हम बात करते हैं कंटिंजेंट लॉस की। कंटिंजेंट लॉस में हमारे पास तीन तरह से हो सकता है, एक होता है प्रोबेबल लॉस, एक होता है रीजनेबली पॉसिबल, और एक होता है रिमोट। प्रोबेबल मतलब ये फ्यूचर में लाइकली टू अकर है, हो सकता है, लाइकली टू अकर। इसके चांसेस थोड़े कम हैं और इसके तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, मतलब इसके फ्यूचर इवेंट में बहुत ही स्लाइड से चांसेस हैं कि हाँ ये हो। तो भाई अगर बहुत ही स्लाइड से चांसेस हैं तब तो इतनी कोई बात ही नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें सोचना उसके लिए पड़ता है जो लाइकली टू अकर है मेनली। ठीक है, तो इन सभी में हमें ये देखना है कि कोई भी जो कंटिंजेंट लॉस होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा लॉस प्रोबेबल है, रीजनेबली है, या अगर तो स्लाइड है, ठीक है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर प्रोबेबल है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसके लिए प्रोविजन शुड मेड, इसके लिए तो प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लेस चांसेस हैं तो हम इसको एक नोट्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, शो कर सकते हैं, सिंपल नोट्स। इसके लिए ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें करने की ज़रूरत है इसके लिए, जब इसके लिए हम करने की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि काउंटर क्लेम है या नहीं है। इफ, तो ये एक फ्लो चार्ट बनता जा रहा है इफ एंड बट वाला, समझ रहे हो आप। तो इफ देयर इज नो काउंटर क्लेम, ठीक है, अगर कोई काउंटर क्लेम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी कोई क्लेम नहीं कर रही, तो हम इसका प्रोविजन फॉर फुल लॉस बना देंगे। लेकिन अगर इसका कोई काउंटर क्लेम है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो हमें इफ देयर इज अ काउंटर क्लेम, उस केस में हमें प्रोविजन तो बनाना है, लेकिन प्रोविजन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोबेबल रिकवरी। समझे, तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो भी लॉस हो रहा है, जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा
एडजस्टेबल है भी कि नहीं है, बिकॉज कुछ होते हैं जो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं होते। तो हमें एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। लाइक कुछ हमारे एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। कौन से हैं एडजस्टिंग इवेंट्स? मान लो हमें ये पता है कि अभी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो चुकी है किसी की, लेकिन अभी तक उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ। तो हमें पता है ना कि ये इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, तो हम उसको, हमें आज ही पता है, बैलेंस शीट बनाते समय ही पता है, ठीक है। या हमें ये पता है कि रिकवरी और किसी फॉर्म में पॉसिबल, अभी इंसॉल्वेंसी नहीं भी हुई है तो भी अभी हमें डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स। हमें ये पता है कि मेरे इतने रिसीवेबल्स हैं, लेकिन अभी ये मुझे पूरा क्लियरली पता नहीं है कि जो रिसीवेबल्स हैं वो कितना कलेक्ट होंगे और कितना नहीं होंगे, ठीक है। हमें इंसॉल्वेंसी है ये पता है, लेकिन अभी हम ये एस्टिमेट ही नहीं लगा पा रहे कि कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो एडजस्टिंग हैं, लेकिन कुछ नॉन एडजस्टिंग होती हैं। नॉन एडजस्टिंग का मतलब क्या हुआ? जो हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते। जैसे कि नॉन एडजस्टिंग में हम लोग को पहले पता ही नहीं होता है, जैसे कि हमें ये नहीं पता कि अमलगमेशन की कोई चांसेस हैं और बाद में अमलगमेशन हो गया। एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट हमें नहीं पता कि ये फॉर्म्स अमलगमेट होने वाली है, बाद में पता चल रहा है कि एज पर AS 14 वो अमलगमेट होने वाली है, ठीक है। अगर कोई फायर हो गई इन प्लांट, अगर हमारे किसी प्लांट में अचानक से आग ही लग गई, तो हमें थोड़ा पहले से अंदाजा है कि आग लग सकती है, ठीक है। हमने प्रोविजन ज़रूर बनाया होगा, हमने इंश्योरेंस भी करवाया होगा, लेकिन हमें ये थोड़ा पता था कि आग लग जाएगी या कुछ माइंस में ब्लास्ट हो जाएगा और इस तरह के ब्लास्ट की वजह से हमारा जो मेन प्रोडक्शन है वो एकदम हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता था कि कोई मेजर रीस्ट्रक्चरिंग होगी। अगर कोई मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मल इवेंट हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेजर इवेंट ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा लिटिगेशन चल रहा है जो लिटिगेशन हमारे को पता ही नहीं था और वो शुरू हो गया, मतलब एज ऑन द डेट ऑफ हमारे पे कोई लिटिगेशन नहीं था, भाई होता तो हम उसके लिए बना लेते, लेकिन एनी लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस, हमें पता ही नहीं था कि ये क्रेडिटर हमारे ऊपर क्लेम डाल देगा, उसने बैलेंस शीट बनने के बाद क्लेम डाल दिया, अब क्या करें? तो एनी लिटिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो ये सब वो बातें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन एडजस्टिंग है, इनको एडजस्ट करना मुश्किल है। अब थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 30 जून, ठीक है, एंड approved by board of directors on 20th August 2010. Company was engaged in laying pipeline for an oil company and while doing the boring work on 1st September. अब ये डेट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 30 जून हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, 20 अगस्त को हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, 1 अगस्त को ये हो गया काम। अब अगर 30 जून की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें हमें इसको एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा अभी कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एनी फेवरेबल और अनफेवरेबल दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो इसके बारे में बताता है। तो आपको जब भी आंसर प्रेजेंट करना है, पहले अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन करना है कि इस केस स्टडी में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है,
फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है, पहले हमने नंबर बताया, फिर हमने नाम बताया, फिर उसकी बात बताई कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। फिर हमने केस को सॉल्व किया कि इस केस में क्योंकि ये इंसिडेंट 20 अगस्त के बाद हुआ है तो हम इसको एज एन इवेंट नहीं कंसिडर करेंगे, हाउएवर दिस मे मेंशन्ड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अब तो अप्रूवल भी आ गया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, अब तो ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट आ गया, ऑल्दो इसका रिलेशन पिछले से रहा लेकिन स्टिल हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अब। ठीक है, गॉट इट। अब जैसे ये वाली है एक हमारे पास कि अ कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल इट्स मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट में एज ऑन दैट डेट थी इंक्लूडेड 5 लाख की, टू अनदर कंपनी फॉर 20 lakhs। द एग्रीमेंट टू सेल हमारा 31 जनवरी 2010 को कंक्लूड हुआ, सब कुछ हो गया, मतलब बैलेंस शीट जब बनी तब तक हमारा ये फाइनल हो चुका था कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो हम सेल करेंगे। 5 लाख की हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है, 20 लाख में हम सेल करेंगे, 15 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो गए 31 मार्च को तो ये 30 अप्रैल को रजिस्टर हुई है। अब क्योंकि 30 अप्रैल को रजिस्टर हुई है तो हमारे लिए दिक्कत क्या आ गई कि हमें करनी तो पड़ेगी। तो एज पर AS4 हमें इन असेट को, इन दिस केस सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज कंक्लूडेड बिफोर अप्रूवल ऑफ बोर्ड, अभी बोर्ड का अप्रूवल भी नहीं आया। तो ऐसे में हम इस कंडीशन को एडजस्टमेंट टू असेट्स आर नेसेसरी एंड विल बी असेट्स विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट में जो ये असेट्स शो हो रही है इस असेट्स को अब हम शो नहीं करेंगे, हमें उसे डी रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, हमें इस बैलेंस शीट की इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो समझ में आया, जो पहले वाला केस था उस केस में बोर्ड अप्रूवल के बाद हुआ है, यहाँ पे अप्रूवल से पहले हुआ है और एज ऑन द बैलेंस शीट डेट ये ट्रांजेक्शन भी हो चुकी थी, एग्रीमेंट हो चुका था, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे हम इंक्लूड करेंगे, इसे हम एडजस्ट करेंगे, ये हमारा एडजस्टिंग फैक्टर हो गया। गॉट इट। अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि हमारा 31 मार्च 2010 को फाइनल अकाउंट्स हुए, कंपनी ने एक 5% डेटर्स पे प्रोविजन बना दिया। फेब्रुवरी लास्ट वीक में 2 लाख रुपीस का एक डेटर था हमारे पास जिसका अर्थक्वेक के लॉस की वजह से कुछ पॉलिसी हमारा डेट वो नहीं पे कर पाया और वो बैंकरप्ट हो गया। अब हुआ क्या, एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट, इस डेट को वो हमारा डेटर था। ठीक है, अप्रैल में वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, यानी कि ये हमारे लिए एडजस्टिंग इवेंट हो गया क्योंकि एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वो सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो कंपनी शुड प्रोवाइड फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, एएस मेंशन करना है, नाम मेंशन करना है, फिर मेन आंसर और फिर हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं कि AS4 को हमें कैसे जस्टिफाई करना है।